स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट्स। इसका बेसिक देखते हैं। इसके बेसिक को ढंग से समझना। यदि बेसिक को अच्छे से समझ लिया तो एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आए। तो सबसे पहले हम सेट्स की डेफिनेशन देखते हैं कि सेट क्या होता है। सेट होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सेट। इसमें मेन इंपॉर्टेंट शब्द है वेल डिफाइन की है। वेल डिफाइंड कलेक्शन से क्या मतलब होता है, जिसमें किसी प्रकार का कंट्राडिक्शन नहीं होता है ना, उसको वेल डिफाइन बोलते हैं। जिसमें कंट्राडिक्शन आ जाता है वो सेट नहीं होता है। तो वेल डिफाइन का मतलब है, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक वीक में कितने डेज होते हैं लिखिए, तो सभी के 7 मिलेंगे, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, ये वेल डिफाइन है। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये वेल डिफाइन है। किसी विलेज के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, ये वेल डिफाइन है। तो इनमें किसी भी प्रकार का कंट्राडिक्शन नहीं है। अब जैसे कंट्राडिक्शन वाला लेता हूं, मैं आपसे ये कहूं कि क्लास के सबसे ज़्यादा सुंदर 5 बच्चों के नाम लिखो, तो सभी की लिस्ट में डिफरेंट नाम मिलेंगे, सेम नहीं मिल सकते। क्योंकि जो ब्यूटीफुल है या स्मार्ट है, इसका कोई हमारे पास स्केल नहीं है जिसमें देख करके हम ये कह सकते हैं ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे कम है। इसी प्रकार से वर्ल्ड के बेस्ट 11 क्रिकेटर्स, तो बेस्ट 11 क्रिकेटर्स भी वेल डिफाइंड नहीं है। 10 डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। किसी को लॉइन लगता है, किसी को स्नेक लगता है, किसी को दूसरा एनिमल डेंजरस लगता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो समझ गए होगे आप कि वेल डिफाइंड क्या है। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है कि कौन सा वेल डिफाइंड है, कौन सा वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छा, अब इसको सेट्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन बातों का ध्यान रखना। ऐसे। और विशेष बात यह है, इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। जो सेट्स होता है उसको किस में लिखा जाता है, करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, करली ब्रैकेट। कोई भी 2 एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, विशेष ध्यान रखना है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं इसमें। और किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स के बीच में, एलिमेंट्स को यदि हमको सेपरेट करना है तो हमको कोमा से सेपरेट करते हैं, हमको कोमा लगाते हैं। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है इसमें पॉइंट कि इसमें ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, क्योंकि किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो ये देखो आप दोबारा से, सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट कहलाता है। इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कर दिया। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, इनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को हमेशा करली ब्रैकेट से में लिखा जाता है, करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। नेक्स्ट है, कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं होता है। विशेष बात है, कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट, किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स के बीच को सेपरेट करना होगा तो उनके बीच में कोमा लगाते हैं, तो ये लगा रखा है हमने। नेक्स्ट है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे ए है, इस तरह से हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे EOIUA कैसे भी लिख सकते हैं इसको, तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए सेट। इसके 2 मेथड होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म होती है और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। एक रोस्टर फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। जैसे अभी हम इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवेल्स को लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं AEIOU, ये तो है रोस्टर फॉर्म। अच्छा, और भी जैसे वीक में डेज के नाम लिख दो, वो भी क्या है, रोस्टर फॉर्म है। अच्छा, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम इसको किसी वेरिएबल, सभी एलिमेंट्स को किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने इस तरह से ले लिया, इसी को सेट को मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, सभी एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक्स क्या चीज है, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। एक्स सच दैट एक्स इज एन वोवेल, एक्स इज ए वोवेल
ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यह है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, उसको किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर करके कोई एक विशेष प्रॉपर्टी लिख दी जाती है जिसके अंदर ये सभी आ जाते हैं, और इसमें करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, कोमा से सेपरेट करते हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये रोस्ट फॉर्म के हैं। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन है कि एक ग्रीक लेटर है एप्साइलोन। एप्साइलोन को यहाँ इसका मतलब होता है कि बिलोंग्स टू, और यहां से क्रॉस लगा दे तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ये मतलब होता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे मैं एग्जांपल में मैंने जैसे मान लीजिए ए सेट ले लिया और इसमें एलिमेंट ले लिए 1 2 3। अब इसमें यहाँ मैं 1 लिखता हूँ और यहाँ ब्लैंक्स छोड़ करके मैंने ए लिख दिया, यहाँ 5 लिखता हूँ और ब्लैंक्स छोड़ करके मैंने ए लिख दिया। अब देखो 1 चेक करो, 1 इसका एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू लगा दो, इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू ए। और ए 5 देखो इसमें है, जब तो बिलोंग्स टू लगाओ, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 5 इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अर्थात 5 है जो इसका एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं इसके क्या है, टॉपिक में है टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स के अंदर फर्स्ट होता है हमारे पास में नल सेट। नाम से ही पता लग रहा है एम्प्टी सेट, नल सेट, और इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या करली ब्रैकेट से, खाली करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। जैसे 2 से डिविजिबल ओड नंबर्स, एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 से डिविजिबल ओड नंबर, तो एक भी नहीं है ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल होता हो, तो ये नल सेट आ गया। अगला है सिंगलटोन सेट। इसके अंदर केवल एक एलिमेंट होता है, 1 एलिमेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स में 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो इवन भी है और प्राइम भी है, केवल एक ही है। और भी एलिमेंट ले लेते हैं हम, जैसे x ले दिया लेस देन इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x बिलोंग्स टू n। तो यहाँ हमारे पास 5 एलिमेंट आ जाएगा, तो 1 ही एलिमेंट है उसके अंदर, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंगलटोन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। नाम से पता लग रहा है इसमें एलिमेंट्स होंगे जो फाइनाइट होंगे, सीमित होंगे, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे फाइनाइट के अंदर जैसे नंबर ऑफ या कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ ए वीक, कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, इस तरह के फाइनाइट है जिनको हम आराम से काउंट कर सकते हैं, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। वह सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको इनफाइनाइट कर, यानी असीमित होते हैं उन एलिमेंट्स। जैसे नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर में हम 1 2 3 लेके अनफाइनाइट तक है, अंत का हमको पता ही नहीं क्या है अंत। इसी प्रकार से होल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, ये शायद इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स हैं। इक्वल सेट का मतलब है कि 2 सेट ए और बी हैं और उनमें यदि एग्जैक्टली एलिमेंट सेम है ना, एग्जैक्टली ध्यान रखना, तो वो इक्वल सेट कहलाते हैं। जैसे ए है, ए के अंदर ले लिया मैंने 2,3 ले लिया, और बी ले लिया मैंने 3,2 ले लिया, कुछ भी ले लो 3,2 ले लिया। तो जो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो एलिमेंट इसमें हैं वही एलिमेंट यदि इसमें होंगे तो ए और बी इक्वल सेट कहलाता है, ए इक्वल टू बी। इसमें एग्जैक्टली एलिमेंट सेम होते हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इक्विवेलेंस सेट, इक्विवेलेंस सेट में केवल नंबर सेम होते हैं, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे ए सेट के अंदर जैसे मैंने ले लिया, ए के अंदर ले लिया मैंने 2,3 और बी के अंदर ले लिया a,b। तो देखो 2 एलिमेंट इसमें, 2 एलिमेंट इसमें, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है। नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट के अंदर जैसे एक ए सेट है और एक बी सेट है, तो यदि ए के सभी एलिमेंट यदि बी में भी हैं तो ए बी का सबसेट कहलाता है। इसको ए सबसेट बी लिखते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। इसका मतलब यह है कि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं। यदि ए और बी इक्वल नहीं है ना, तो इस तरह से होगा, ए में कुछ एलिमेंट्स कम है, बी में ज़्यादा है, तो कहने का मतलब ए का सभी एलिमेंट है जो बी में भी हैं, तो इसको प्रॉपर सेट बोलते हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं कि इफ
इफ एक्स बिलोंग्स टू ए तो एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, यदि ए में है तो बी में भी होगा, 100% ये है। जैसे इसमें मैंने हाँ ये थोड़ी बात और रहेगी इसके अंदर, ए और बी में एलिमेंट सेम नहीं है तो ए को बी का प्रॉपर सेट कहते हैं। ए को क्या कहते हैं? बी का प्रॉपर सेट कहते हैं, प्रॉपर सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहते हैं और बी को ए का सुपर सबसेट कहते हैं, सुपर सबसेट कहते हैं बी को, ये सबसेट है। अरे ए और बी को यदि प्रूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, ए को बी का सबसेट दिखा देते हैं और बी को ए का सबसेट दिखा देते हैं, तो वो ए बी का सबसेट हो जाता है। एक सबसेट बनाने के एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए के अंदर मैंने ले लिया 1,2, तो इसके सबसेट लिखने हैं, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए। तो इसकी प्रॉपर्टी है एक कि फाई होता है जो सभी का सबसेट होता है, फाई है जो सबका सबसेट होता है। कॉमा लगाओ, फिर 1 लिखो, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा दो, इसका मतलब अब ये सबसेट हो गया। और 2 लिखो, अब तक ये एलिमेंट था, कर्ली ब्रैकेट लगाने पर ये सेट हो जाता है। और 1 और 2 लिखते हैं तो ये अब सेट हो गया। तो ये देखो इसमें एलिमेंट्स की नंबर होते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये 2 की पावर n होता है, 2 की पावर n। तो देखो 2 की पावर 2 थे तो 4 हो गए, तो देखें काउंट करो 1 2 3 4। तो इस तरह से हम सबसेट फाइंड करते हैं, उनके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं। अब देखो क्या है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर से आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, रियल नंबर के एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। जैसे नेचुरल नंबर्स को सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं। डब्लू होल नंबर हो जाता है, इसमें 0 इंक्लूड और हो जाता है। 0 इस वाले में यदि माइनस के नेगेटिव नंबर और एडजस्ट करते हैं तो वो इंटीजर्स हो जाते हैं इस तरह से। फिर रेशनल नंबर P/Q के रूप में लिखते हैं इसको। फिर इरेशनल नंबर, इनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। फिर रियल नंबर, इसमें रेशनल भी आते हैं, रेशनल भी आते हैं। तो ये थे आपके रियल नंबर। अब इसमें ये कहना चाह रहा है कि कौन से किसका सबसेट होता है। तो देखो सबसे छोटा तो इसमें n हो गया, n सबसेट है W का क्योंकि इसमें 0 ज़्यादा है, और W सबसेट है Z का, क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी ज़्यादा हैं। और Z है सबसेट है रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। इसके अलावा T सबसेट है, यानी इरेशनल नंबर भी सबसेट है रियल नंबर का। बट हम यहाँ Q है ना जो सबसेट नहीं होता है, Q जो सबसेट नहीं होता है किसका, इरेशनल नंबर का। इसी प्रकार से जैसे वही फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, तो कोई एलिमेंट कोई सबसेट होता है तो उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई सबसेट नहीं होता है तो इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं इनको, ये देखो। जैसे क्लोज इंटरवल, इसको इस तरह से लिखता हूं मैं, A, B और कैपिटल ब्रैकेट में लिखता हूं। तो इसका मतलब ये होता है कि x लेस देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता है। इसको नंबर लाइन पर इस तरह से दिखाते हैं हम, जैसे ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, और इसको डार्क ब्रैकेट से दिखाते हैं, इसमें डार्क इस तरह से डार्क कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इसमें एलिमेंट है ना, उनके साथ साथ ए और बी के साथ साथ में ये भी आएगा। इसका मतलब इसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है जैसे A, B, तो इसका मतलब ये हुआ x लेस देन बी और ग्रेटर देन ए। इसका मतलब ए और बी पॉइंट है ना वो शामिल नहीं है, उनके बीच के सभी नंबर हैं इसके अंदर। इसको नंबर लाइन से समझेंगे। जैसे यहाँ ये ए है और ये बी है, तो इसका मतलब है ये होलो ब्रैकेट होता है, होलो खाली रहते हैं ये। इसका मतलब इस नंबर लाइन पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे पॉइंट शामिल हैं, बट बी शामिल नहीं है और ए शामिल नहीं है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे हम A, B। इसका मतलब समझाओ छोटे ब्रैकेट में है तो ए और बी शामिल नहीं है, यानी कि x नंबर ले लें तो लेस देन बी से है और ग्रेटर देन ए से, इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक है सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी क्लोज इंटरवल का मतलब ये है जैसे A, B, ये छोटे ब्रैकेट में, ये बड़े ब्रैकेट में।
तो इसका मतलब ये हुआ कि x लेस देन b और ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें इसको नंबर लाइन पर लेंगे तो इस तरह से लेंगे, जैसे ये a है तो ये डार्क करेंगे हम, डार्क, इसका मतलब a शामिल है, और b है ना ये होलो रखेंगे, b होलो रखेंगे इसके अंदर b को। तो इसके अंदर है कि b पॉइंट है ना जो शामिल नहीं है और a शामिल है, यानी कि a कोमा b का मतलब ये हुआ, इसको बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको छोटे ब्रैकेट में, ये पॉइंट शामिल नहीं है, ये शामिल है, इस तरह से। नेक्स्ट है सेमी ओपन में, तो सेमी में ये देखो a कोमा b इस तरह, तो इसका मतलब क्या हुआ, x लेस देन इक्वल टू b और ग्रेटर देन a, यानी कि a से तो बड़ा होना चाहिए और लेकिन a शामिल नहीं होगा, और b से छोटा और b भी शामिल है इसके अंदर। तो नंबर लाइन पर इस तरह से लेंगे इसको, यहाँ a ले लिया और यहाँ हमने b ले लिया, ये डार्क कर दिया, इसका मतलब ये पॉइंट शामिल है, ये शामिल नहीं है, यानी कि a कोमा b, तो ये बड़ा ब्रैकेट होता है, ये छोटा होता है, और नंबर लाइन पर ये दिखाई दिया मैंने, इसको इस तरह से लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू b। इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, a यानी a शामिल नहीं है और b इसमें शामिल है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसका क्या है नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर सेट। पावर सेट का मतलब समझो, देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए सेट है और इसके सभी सबसेट निकालेंगे, सबसेट, और इन सभी सबसेटों को एक सेट में मिला देना, तो वो क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। जैसे ए सेट है यहाँ, तो इसको रिप्रेजेंटेशन पावर सेट ऑफ ए इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर सेट ऑफ ए। नंबर ऑफ एलिमेंट यानी नंबर ऑफ पावर सेट का भी इस तरह से निकालते हैं, 2 की पावर n से ही निकालते हैं। इसका एग्जांपल से समझाएंगे, देखो जैसे ये ले लिया मैंने, ए पॉइंट, ए सेट ले लिया, और ए के अंदर ले लिया मैंने 1 2 3। अच्छा, अब इनके हम सबसेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ तो 5, क्योंकि हमकी प्रॉपर्टी है कि 5 सभी का सबसेट होता है। अब तक ये एलिमेंट है 1 2 3, और इनको यदि अलग अलग सेपरेट करली ब्रैकेट में बंद कर दें तो वो सेट हो जाते हैं। तो यहाँ 1, ये देखो, यहाँ 2, ये 3, कोमा 1 कोमा 2, 1 कोमा 3, 2 कोमा 3 और 1 2 3, ये देखो। अच्छा, अब तक तो ये क्या है, सेट है, सबसेट हैं। ये सबसेट किसके हैं, ए के, यानी कहने का मतलब है ये ए के सारे सबसेट हैं, ए के। अच्छा, और इन सबसेट्स को भी यदि एक सेट में यानी करली ब्रैकेट में बंद कर देना तो वो हो जाएगा पावर सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा, पावर सेट। डेफिनेशन क्या होगी, किसी सेट्स के सभी सबसेट्स का सेट पावर सेट कहलाता है। इसको P ऑफ ए से निरूपित करते हैं, इसके नंबर इस तरह से निकालते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब यह है कि जैसे ए के अंदर ले लिया हमने 1 कोमा 2 ले लिया, बी में ले लिया 2 3 ले लिया, और सी में ले लिया 1 2 3 4 इस तरह से ले लिया। अच्छा, और इस तरह से अब कोई ऐसा सेट हो जिसमें इन तीनों के एलिमेंट हों, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर जैसे 1 2 3 4 5 6, भाई एक तो ये एलिमेंट तो होने ही होने चाहिए, बाकी इससे ज़्यादा कितने हो सकते हैं, तो उस एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसको कैपिटल लेटर से, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉम्प्लीमेंट सेट निकालेंगे जब काम आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में यूनियन ऑफ सेट्स को, इसको देखो स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए और बी है और उन दोनों एलिमेंट्स को मिलाकर लिखते हैं तो ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको सिंबॉलिक रूप से ए यूनियन बी को इस तरह से लिखते हैं। ये डेफिनेशन उसमें काम आएगी कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए
और लगाना, यहाँ और शब्द का मतलब है एक्स बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन में एंड लगता है और यूनियन में और लगता है। तो ये जो मिसलेनियस के क्वेश्चन करेंगे तब ये डेफिनेशन काम आएंगी। अच्छा, अब एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं। जैसे मैंने इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है मेरे को, तो मैं जगह कमी है 1, 2, 3 और बी के अंदर ले लिया मैंने 2, 4, 6। अब मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो उन दोनों एलिमेंट्स को मिलाकर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6। ये ए यूनियन बी हो गया। अब इसमें यह कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ये डेफिनेशन से पता है। करली ब्रैकेट में लिखते हैं, कोमा से सेपरेट करते हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता नहीं है, तो ये यूनियन बी है। अब इसकी हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनकी में एक तो होता है कम्यूटेटिव। फर्स्ट है जैसे ए यूनियन बी है तो ए के और बी के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखो, चाहे बी के और ए के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखो, वो सेम ही बात होती है, बी यूनियन ए। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें जैसे मान लीजिए ए बी सी है, जैसे ऐसे लेता हूँ ए बी और सी है, तो ए के बी के दोनों को एलिमेंट को यूनियन करो फिर सी से करो, या बी का सी का को पहले यूनियन करो फिर ए से यूनियन करो, बात सेम ही होती है। तो इसका मतलब है ए यूनियन बी लिख दूं मैं और फिर यूनियन सी करता हूं, या मैं क्या करूं बी का यूनियन सी से पहले करूं और फिर यूनियन ए करूं, तो दोनों सेम बात होती हैं। इनमें यहां बार और अंदर सेम साइन होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। यदि दोनों में डिफरेंट हो जाता है साइन, यहाँ इंटरसेक्शन हो जाता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। नंबर 3 है इसके अंदर आके एक फाई का नियम है। जैसे ए यूनियन फाई है तो हम जानते हैं कि ए यूनियन फाई का मतलब है नल सेट होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, इनका यूनियन करते हैं तो हमको ए ही मिलेगा, इनको यूनियन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है इसका, ए यूनियन ए करेंगे तो उसको हम यही मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, जो एलिमेंट जैसे अभी ये था 1, 2, 3 और इसका यूनियन करेंगे ए से ही, दोबारा ए 1, 2, 3 लिख दें, अब दोनों को मिलाकर लिखना है तो हम जानते हैं कि ए आएगा, क्योंकि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है इसके अंदर, तो ए आ जाएगा। नंबर 5 पॉइंट है इसके अंदर, जैसे ए का यूनियन करते हैं कैपिटल यू। कैपिटल यू अभी बताया था सार्वत्रिक समुच्चय होता है, ये यानी उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, और इसमें ऑलवेज बड़े वाला सेट ही आता है, कैपिटल यू ही आता है। जैसे इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 10 एलिमेंट है, तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो 10 एलिमेंट ही बनेंगे ना, तो ये हो गया इस तरह से ये। अच्छा, वर्ग सम नियम हो गया, फाई का नियम हो गया, सारे नियम से इसमें हमने लिखा दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन को उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा यू से। जैसे ए और बी का इंटरसेक्शन करना है तो ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, इसकी सिंबॉलिक रूप में इस तरह से लिखते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड लगाते हैं इसमें, एंड यूनियन में देखो और लगता था, इसमें एंड लगता था, और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये प्रॉपर्टीज हैं, कब काम आएंगी, ये प्रॉपर्टीज मिसलेनियस के क्वेश्चन करेंगे तब काम आएंगी। अच्छा, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ए इक्वल टू में मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4 ले लिया, और बी में ले लिया मैंने क्या 2, 4, 6। अब मुझे ए इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना, ए के और बी के एलिमेंट्स को मिला के लिखना तो यूनियन हो जाता है, और दोनों में जो कॉमन होते हैं ना वो क्या कहता है, इंटरसेक्शन कहता है। तो देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2, 4 आ गए इसके, ये इंटरसेक्शन आ गया। इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं इसमें, देखो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो फर्स्ट नंबर पर तो है कम्यूटेटिव है, जैसे ए का इंटरसेक्शन बी से करते हैं या चाहे बी का इंटरसेक्शन हम ए से करें तो हमको इंटरसेक्शन है ये इंटरसेक्शन ए, तो सेम रिजल्ट मिलता है। दूसरा है एसोसिएटिव 2 नंबर पर, तो ए का इंटरसेक्शन बी से करें और फिर इंटरसेक्शन सी से करें, या
हम बी का और सी का इंटरसेक्शन पहले कर लें और फिर ए से इंटरसेक्शन करें तो दोनों की सेम ही बात होती है। नेक्स्ट तो है प्रॉपर्टी है इसमें फाई का और यू का ध्यान रखो, क्योंकि यू बी से इंटरसेक्शन करेंगे एक बार और एक बार फाई से इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। देखो 3 नंबर पॉइंट हम ये इस तरह से लेते हैं। 3 नंबर पर हम इसका फाई से इंटरसेक्शन करते हैं, फाई से इंटरसेक्शन करते हैं ए का। तो देखो फाई के अंदर तो हम जानते हैं कि तो नल सेट होता है इंटरसेक्शन ए। अब फाई इसमें इसके एलिमेंट को और इसके एलिमेंट्स में दोनों में कॉमन लेते हैं तो दोनों में कोई है ही नहीं तो हमको फाई ही मिलेगा इसका। नेक्स्ट है 4 नंबर पर ये ले लेते हैं ए का इंटरसेक्शन मान लो ए से करता हूं तो हमको ए ही मिलेगा भाई, दोनों में जो कॉमन है तो दोनों में कॉमन तो ए ही मिलेगा। 5 नंबर पर ये ले लेता हूं ए का इंटरसेक्शन कैपिटल यू यानी यूनिवर्सल सेट से ले लेता हूं तो देखो हमेशा दोनों में कॉमन जो आएगा छोटे वाला ब्रैकेट आता है और यूनियन करते हैं तो बड़े वाला ब्रैकेट आता है, सेट आता है। तो इसके अंदर तो ए ही मिलेगा हमको, ए में और यूनिवर्सल सेट में इंटरसेक्शन। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है टॉपिक हमारे पास में क्या है, टॉपिक डिफरेंस सेट है और डिफरेंस सेट है, कॉम्प्लीमेंट सेट और छूट गया, कहाँ रह गया देखते हैं। डिफरेंस सेट और देखते हैं। देखो अब डिफरेंस सेट के अंदर क्या होता है, जैसे इसको a माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे a माइनस बी तो इसका मतलब है कोई एलिमेंट a में तो है b में नहीं है। इसको इस तरह से लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये इस तरह से मैं चेंज कर लेता हूँ, पेन थोड़ा सा रेड में है ये। इसी प्रकार से हम b माइनस ए करेंगे, डिफरेंस का b माइनस ए लिखते हैं तो इसका मतलब ये होगा x सच दैट x बिलोंग करता है b से एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a में बिलोंग नहीं करता है। अच्छा, तो ये था a माइनस बी और b माइनस ए। अच्छा, इसके अलावा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे a में ले लिया मैंने 2 4 6 और b के अंदर ले लिया मैंने 1 2 3 और 4। अब मुझे a माइनस बी करना है, a माइनस बी करना है तो a के एलिमेंट्स में से a के एलिमेंट कितने हैं 2 4 6 में से b के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने हैं 1 2 3 और 4। देखो 2 है, इसमें भी है तो 2 को निकालना है, यहाँ से 2 निकाल देंगे, है कि नहीं। और यहाँ देखो 4 है तो 4 निकल गया तो क्या बच गया 6 बच गया। क्या बचा हमारे पास में 6, तो ये a माइनस बी हो जाएगा। इसको वेन डायग्राम से इस तरह से दिखाते हैं। जैसे ए सेट है, ये कंप्लीट सेट है और ये बी है ना, तो ये बी सेट है, ये ए सेट है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए माइनस बी निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे तो इतना इतना पार्ट है ना, ये बी वाला कंप्लीट हटा देंगे इसमें से तो इतना ओनली इतना बच जाएगा, इतना इतना बच जाएगा। ये ए माइनस बी होता है इस तरह से। डिसजॉइंट सेट नाम से पता चल रहा है कि असंयुक्त सेट है ये, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। इसमें ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, वो फाई होता है। डिसजॉइंट का मतलब ये है। एक पेन चेंज कर लेते हैं तो देखो इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है। जैसे मैं ए के अंदर मैंने ले लिया क्या एलिमेंट 1 2 और बी के अंदर ले लिया मैंने एलिमेंट 3 4। अब मैं क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो देखो ना दोनों में कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं तो इसका मतलब फाई आ गया, है ना। अच्छा, इसको इस तरह से वेन डायग्राम से भी देख सकते हो आप। जैसे ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो इतना इतना जो पार्ट है ना, इतना इतना पार्ट, इसको ए माइनस बी कहते हैं, ए माइनस बी। और इतने इतने पार्ट को क्या कहते हैं, बी माइनस ए। यानी देखो इस पार्ट का इसमें एक भी एलिमेंट नहीं, इसका इसमें एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ये डार्क, ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो ये इसमें ये इस लाइनिंग का इस लाइनिंग का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं, तो कहना है मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये तीनों आपस में डिसजॉइंट होते हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट होता है जो कॉमन नहीं होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, एक टॉपिक और बच गया, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखता हूँ पेज है तो देखते हैं, ये लोग देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट सेट।
कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जैसे ए है तो ए का इसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश कहलाता है और इसका रिलेशन है जो यू से होता है, यू में से एक निकालना होता है। इसका मतलब जैसे हम इस तरह से डेफिनेशन, इसका एग्जांपल ये ले लिया, जैसे ए के अंदर मैंने ले लिया 1 2 3 और कैपिटल यू के अंदर ले रखा है हमने 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लिया। अब ए डैश निकालेंगे तो ए डैश निकालेंगे तो यू में से ए को हटा देंगे तो वो ए डैश आ जाएगा। तो यू देखो क्या है, ये है, इसमें 1 2 3 को हटा दो इतने को, तो ये क्या आ जाएगा 4 5 6, देखो ये आ गया ए डैश। इन दोनों में कॉमन देखो एक भी नहीं है, इसमें इसमें कॉमन है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में ये काम आएंगे गुणधर्म। प्रॉपर्टीज में एक नंबर पर है, जैसे ए यूनियन ए डैश करें तो देखो इसका और इसका यूनियन करोगे तो ए और ये यूनियन डैश करें तो वापस देखो 1 2 इनको मिला के लिखना, ए डैश का मतलब मिला कर लिखना, तो 1 2 3 4 5 6 तो कैपिटल यू बन गया। तो ये तो कैपिटल यू हो गया। 2 नंबर पर है, जैसे हम ए का इंटरसेक्शन ए डैश से करें तो देखो इसमें इसका और इसमें एक भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब 5 होता है। दोबारा से देखो एक तीसरा नंबर पर ए डैश का डबल कंप्लीमेंट रूल की ए डैश का होल डैश करें, हमने ए डैश निकाल लिया 4 5, इसका दोबारा डैश लगाएंगे तो ये एलिमेंट इस यू में से हटा देंगे तो ये 1 2 3 बच जाएगा। तो 1 2 3 का मतलब वापस ए आ गया, तो ए डैश का होल डैश वापस में ए होता है। नेक्स्ट है डी मॉर्गन लॉ है। डी मॉर्गन लॉ के अंदर क्या होता है कि ए यूनियन बी का होल डैश करते हैं अपन, तो देखो ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, यानी इस डैश को इस पर भी लगा देंगे, इस पर भी लगा देंगे और इस साइन को चेंज कर देंगे, ये डैश हो जाएगा बी डैश। इसी प्रकार से इसका सेकंड है, इसी का क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश लगाएं तो इस पर ए पर भी डैश और यूनियन लगाओ बी पर भी डैश, ये इस तरह से डैश हो जाएगा। और इसके अंदर जैसे फाई का रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल फाई का, फाई डैश करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू में से फाई को निकालेंगे, यू में इसका निकालेंगे फाई तो क्या मिलेगा अपने को, यू तो मिलेगा भाई, फाई में तो एक भी एलिमेंट नहीं है तो यू तो मिलेगा। नेक्स्ट है यू डैश और करते हैं यू डैश, तो यू में से यू डैश को हटाएंगे, यू में से यू डैश नहीं, यू डैश का मतलब ये होता है यू में से यू को हटाना, तो ये क्या हो जाता है फाई हो जाएगा। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज। अब रहे क्वेश्चन वेन डायग्राम के, ये 1.5 में ये क्वेश्चन दे रखे हैं, 1.5 को अच्छे से देखना, उसमें वेन डायग्राम बना करके अच्छे से समझाया हुआ है। इस एक्सरसाइज को करने के, इस बेसिक को करने के बाद एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।